कहते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, पर बुराई कभी हारती नहीं। जी हाँ, ये डायलॉग है साल 2015 में आई फिल्म मैं और चार्ल्स का। ये फिल्म मशहूर फ्रेंच क्रिमिनल चार्ल्स शोब्राज के जीवन पर बनी थी। पिछले 19 साल से शोब्राज नेपाल की जेल में बंद था और हाल ही में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस के सीरियल किलर चार्ल्स शोब्राज को रिहा करने के आदेश दिए हैं। शोब्राज नेपाल में 19 साल से जेल में बंद है। उसकी उम्र के आधार पर उसे रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। चार्ल्स शोब्राज 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में 2003 से नेपाल की जेल में है। अदालत का कहना है कि रिहाई के 15 दिनों के अंदर चार्ल्स को देश से बाहर भेज दिया जाए। शोब्राज को नेपाल में 2 विदेशी महिलाओं की हत्या का दोषी करार दिया गया था। इसके बाद उम्र कैद यानी 20 साल की सजा दी गई थी। 19 साल जेल में रहने के बाद नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने शोब्राज को जेल के नियमों और नेपाल के कानून के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है। शोब्राज को अमेरिकी नागरिकों की हत्या के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। 1975 में अमेरिकी पर्यटकों कोनी जो बोरोनजिच और उसकी प्रेमिका कनाडाई लॉरेंट कैरियर की हत्या का आरोप है। 1975 में 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के बाद चार्ल्स शोब्राज को पुलिस ने 2003 में गिरफ्तार कर लिया। उसे नेपाल में एक कसीनो के बाहर देखा गया था। उसकी एक फोटो न्यूज़पेपर में भी छपी थी। शोब्राज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ काठमांडू और भक्तपुर में हत्या के 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए। होतचंद भवनानी गुरमुख चार्ल्स शोब्राज उर्फ चार्ल्स शोब्राज, यही पहचान है उसकी। भेष बदलने में महारथी, चार्मिंग पर्सनालिटी, पैसों और लड़कियों का दीवाना और शातिर अपराधी। जुर्म की दुनिया में बिकनी किलर या ये कह लीजिए सीरियल किलर के नाम से मशहूर शोब्राज पर भारत, थाईलैंड, तुर्की और ईरान में 20 नाम बदलकर हत्याएं कर चुका है। जी हाँ, शोब्राज आमतौर पर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। शोब्राज पहले लड़कियों से दोस्ती करता था, इसके बाद नशीली दवाएं खिलाकर उनकी हत्या कर देता था। शोब्राज लड़कियों का दीवाना था। उससे मिलने वाले लोग बताते हैं कि उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी के जाल में लड़कियां अक्सर फंस जाया करती थी। जेल में रहते हुए ही साल 2008 में उसने बिग बॉस 5 की प्रतियोगी निहिता विश्वास से अपनी सगाई की घोषणा कर दी। रिपोर्टों से पता चलता है कि उसने जेल में ही शादी की। शादी के वक्त निहिता 20 वर्ष की थी और वहीं चार्ल्स 64 वर्ष के थे। निहिता भी खुले तौर पर उसके साथ अपने संबंध को स्वीकार कर चुकी हैं। जानिए कौन है चार्ल्स शोब्राज। बिकनी किलर नाम से मशहूर चार्ल्स शोब्राज का जन्म वियतनाम में हुआ था। चार्ल्स चोरी और ठगी में माहिर खिलाड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने थाईलैंड में 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 1976 से 1997 तक शोब्राज भारत के जेल में बंद रहा था। भारतीय पिता और वियतनामी मां की संतान शोब्राज फ्रांस का नागरिक था। बॉलीवुड की मसाला फिल्म डॉन का एक डायलॉग शायद इसी किरदार को जहन में रखकर लिखा गया होगा कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। सचमुच एक वक्त ऐसा भी था जब चार्ल्स शोब्राज का इंतजार कम से कम भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस की हथकड़ियों को चार्ल्स की कलाइयों का इंतजार था। लेकिन उसने कैदी के रूप में सिर्फ 4 ही देशों में अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बिताया। उसकी बातों के रेशमी धागों के जाल में एक बार जो हसीना फंसी तो फिर वो जिंदा नहीं बची। जी हाँ, 6 भाषाओं और लच्छेदार बात करने में माहिर चार्ल्स के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि उसने जिस पर भी एक नजर डाली तो फिर उस खूबसूरत महिला का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था। जब चार्ल्स शोब्राज के जिक्र आते हैं तो एक के बाद एक कई किस्सों की पूरी फहरिस्त सामने आ जाती है। इस फहरिस्त में शोब्राज से जुड़ा हर एक किस्सा ऐसा है जिस पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहीं भी अच्छी खासी 3 घंटे की एक दिलचस्प और रोमांच से भरपूर फिल्म तक बन सकती है। वियतनामी मां और भारतीय पिता की औलाद चार्ल्स शोब्राज को भारत के साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों में बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के करीब करीब हर एक देश में जाकर विदेशी सैलानियों को शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में ज्यादातर यूरोप,
और अमेरिका के साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां ही थी। लेकिन इस शातिर बिकनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, इसका राज आज भी शोभराज के दिल में ही कैद है। जी हाँ, जुर्म की दुनिया का एक ऐसा कोई गुनाह ही होगा या फिर नहीं है जो चार्ल्स शोभराज ने न किया हो। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि वो सांप की तरह ही अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लिया करता था और कई भाषाओं में बात करने का उसका लहजा मकड़ी के जाल की तरह उसके शिकार को पूरी तरह से उसके मुंहपाश में बांध देता था। मजाल है कि उसका शिकार उसके जाल में आने के बाद छटपटा भी सके। शायद यही वजह है कि बस किसी भी जुर्म का नाम लो, उस गुनाह में चार्ल्स शोभराज का नाम लिपटा मिल जाएगा। इसी वजह से चार्ल्स को द सरपेंट भी कहा जाने लगा। बताया जाता है कि तिहाड़ के पहरे को तोड़कर वहां से निकल भागना और फिर पकड़ा जाना चार्ल्स शोभराज का एक मास्टर प्लान था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन जिस तरह से उसने तिहाड़ से भागने में कामयाबी पाई थी, वो किस्सा अपने आप में जुर्म की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर ही देखा जाता है। असल में चार्ल्स शोभराज के बारे में यही बताया जाता है कि 1972 से 1976 के बीच करीब 24 हिप्पियों को मौत के घाट उतारा था। जी हाँ, और ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि असल में चार्ल्स शोभराज ने विदेशी सैलानी महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया और जिनमें से ज्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तो वो सभी बिकनी में ही थी। लिहाजा चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर का नाम मिल गया। उसकी शिकार हुई ज्यादातर महिलाओं ने ड्रग्स या नशीली दवाओं का सेवन किया था और मौत के घाट उतरने से पहले ये भी माना जाता है कि निजी पल भी बिताए थे। 1976 में चार्ल्स शोभराज ने एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही साथ चार्ल्स ने एक इजरायली सैलानी की भी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया और पहले 7 साल की सजा और फिर 5 साल की सजा देकर चार्ल्स को तिहाड़ भेज दिया गया था। वैसे तमाम जुर्म के साथ साथ चार्ल्स शोभराज को जेल से फरार होने में तो जैसे महारत हासिल थी। वो एक बार नहीं, कम से कम आधा दर्जन बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों की सबसे महफूज कही जाने वाली जेल से ऐसे निकल जाता था मानो जेल के दरवाजे उसके लिए खुद ब खुद खुल जाते हों। हालांकि चार्ल्स शोभराज पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था। मार्सिले की इस जेल में भयानक कैदियों के बीच गुजारा उसका वक्त शायद उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल वक्त कहा जा सकता है। वहां जेल में वो किसी से बात नहीं करता था क्योंकि उसे वहां के कैदियों से डर लगता था। जी हाँ, लेकिन एक बार डर निकल जाने के बाद तो वो जेल जाता और जब दिल करता वहां से निकल जाता। खेल बन गया था। जी हाँ, कुछ बानगी है चार्ल्स शोभराज के जेलों से फरार होने की। 1971 में चार्ल्स शोभराज ग्रीस की रोड्स पुलिस स्टेशन की छत से कूद भाग निकला था और वहां से भागकर वो सीधा हिंदुस्तान आ गया। उसी साल चार्ल्स शोभराज बंबई में लूट और चोरी के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन उसने अपेंडिसाइटिस के दर्द का ऐसा बहाना बनाया कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से वो पुलिस को चकमा देकर निकल भागा। जी हाँ, 1972 में वो अफगानिस्तान के काबुल की जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने जेल के पहरेदार को नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और यहां से भी वो भाग निकला। इसके अलावा 1975 में एक बार फिर चार्ल्स शोभराज को ग्रीस में पुलिस ने पकड़ लिया और वहां की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली एजिना टापू की जेल में बंद कर दिया था। ये जेल शायद सबसे सुरक्षित भी है क्योंकि उसके चारों तरफ दूर दूर तक समंदर है, मगर चार्ल्स शोभराज वहां से भी पुलिस की आंख में धूल झोंककर भाग निकला। ठीक इसी तर्ज में हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में ये बात हमेशा से मशहूर रही है कि ये दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक है, जिसमें किसी भी कैदी का भाग निकलना करीब करीब नामुमकिन ही माना जाता रहा है। लेकिन ये और बात है कि अपवाद के तौर पर कुछ कैदियों ने इस मिथक को तोड़ा है और तिहाड़ से पुलिस और पहरेदारों को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब भी हुए हैं। उन्हीं चंद किस्सों में चार्ल्स शोभराज का जिक्र आता है, जिसने 1970 और 80 के दशक में तिहाड़ को तोड़कर वहां से निकल भागने में कामयाबी हासिल की थी। 10 साल तिहाड़ में बिताने के बाद चार्ल्स शोभराज ने आखिर तिहाड़ से निकल भागने की अपनी साजिश को जमीन पर उतारा। 16 मार्च 1986 को इतवार का दिन था।
चार्ल्स शोभराज ने तिहाड़ के जेल अधिकारियों के पास एक दरख्वास्त भेजी। गुजारिश की कि वे अपने जन्मदिन पर जेल में सभी के बीच मिठाई बंटवाना चाहता है। तिहाड़ से 24 कत्ल का सजायाफ्ता मुजरिम का फरार होना जेल अधिकारियों पर भारी पड़ गया। सड़क से लेकर संसद तक में इसको लेकर सवाल उठे। लिहाजा अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की गरज से तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चार्ल्स शोभराज की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में टीमें दौड़ा दी। 3 हफ्ते की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई और चार्ल्स शोभराज गोवा में फिर से पकड़ लिया गया, जो उस वक्त किसी और शिकार की तलाश में वेश बदलकर घूम रहा था। चार्ल्स को जब वापस तिहाड़ लाया गया तो उसे सख्त पहरे के बीच काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिस वक्त उसके पास रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल की जांच समिति की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। चार्ल्स को तिहाड़ में रहते हुए 10 साल हो चुके थे और इस दौरान उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसमें उसको लेकर जेल अधिकारी कोई राय बना पाते। जेल में सारा काम वो कायदे और कानून के मुताबिक ही कर रहा था, बल्कि उसका ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था। जी हाँ, ऐसे में जेल अधिकारियों के पास उस पर शक करने की कोई वजह थी भी नहीं। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में तो शैतान था, लिहाजा उसने तिहाड़ के जेल अधिकारियों से मिठाई बंटवाने की इजाजत मिलने के बाद बाजार से मिठाई मंगवाई और उसमें नशा मिला दिया और फिर उसे जेल के भीतर मौजूद हर एक इंसान के बीच बंटवा दिया गया, जिनमें कैदियों से लेकर जेल के पहरेदार तक शामिल थे। जी हाँ, मिठाई ने जैसे ही अपना असर दिखाया, शोभराज ने आराम से जेल की चाबी ली और जेल के फाटक खोलकर वहां से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर उसने बाकायदा रिक्शा किया और आसानी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहां से बाकायदा टिकट खरीदकर गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्ल्स शोभराज ने जेल से भागने और फिर पकड़े जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था। असल में सजाए मौत के चंगल से निकलने के लिए ही शोभराज ने यह साजिश रची थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स को भारत में 12 साल की सजा मिली थी, जिसमें से 10 साल की सजा वो काट चुका था। अब उसे 2 साल की सजा और काटनी थी, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि भारत में उसकी सजा पूरी होने के बाद मुमकिन है कि उसे थाईलैंड के कानून के हवाले किया जा सकता है। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स शोभराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसकी डेडलाइन 20 साल तक की थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही मामले दर्ज थे। लिहाजा उन इल्जामों पर उसे सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही मिल सकती थी। लिहाजा उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिससे वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक आसानी से कुछ और साल तिहाड़ में ही काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स शोभराज अगले 11 साल तक तिहाड़ में रहा और 1997 में वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी। 1997 में भारत में जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स शोभराज पेरिस चला गया था, लेकिन पेरिस में चार्ल्स को किसी हीरो जैसा दर्जा हासिल हुआ। अपने चार्म और चलन की बदौलत चार्ल्स जुर्म की दुनिया में बड़ी ही इज्जत से लिया जाने वाला नाम हो गया। भारत से पेरिस पहुंचने के बाद चार्ल्स के दिन बहुर गए थे। जी हाँ, फ्रांस के एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तो चार्ल्स शोभराज पर एक फिल्म तक बनाने के अधिकार हासिल कर लिए थे, जिसके बदले में उसने चार्ल्स को करीब 97 करोड़ रुपए दिए, जबकि एक मीडिया हाउस ने इंटरव्यू के एवज में उसे $5000 मांग लिए थे। पेरिस में किंग साइज जिंदगी जीते जीते अचानक से 2003 में चार्ल्स शोभराज का दिमाग फिरा और वो नेपाल पहुंच गया। वहां एक कसिनो के बाहर उसकी एक फोटो अखबार में छपी तो नेपाल पुलिस हरकत में आई और उसे पकड़ लिया गया। नेपाल में पहले ही चार्ल्स के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज थे। साथ ही फर्जी पासपोर्ट से नेपाल में दाखिल होने का भी एक मामला शोभराज के खिलाफ दर्ज हो गया। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स शोभराज को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी कि जिस नेपाल की पुलिस उसे तलाश कर रही थी, जहां उसके खिलाफ एक अमेरिकी और एक कनाडाई नागरिक की हत्या का
मामला दर्ज है और वो खुद नकली पासपोर्ट के जरिए ही 1975 में नेपाल गया था, जिस पर पुलिस ने उसे उस वक्त पकड़ भी लिया था। बावजूद इसके वो नेपाल पहुंचा तो क्यों? एक फ्रांसीसी लेखक ने चार्ल्स शोभराज के रहस्यमय रवैये के बारे में लिखा था कि उसके अपराध और उसकी तमाम हरकतें इस बात की गवाही दे देती हैं कि उसकी इस फितरत के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठा छुपी हुई है। जी हाँ, फ्रांसीसी लेखक का ये दावा है कि उसने सिर्फ चार्ल्स के अपराधों की फहरिस्त को देखने के बाद ही ये बात कही है, जबकि उसे चार्ल्स के बारे में और कुछ भी नहीं मालूम था। इस मनोवैज्ञानिक लेखक ने अपनी किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था, जिसमें चार्ल्स शोभराज का भी नाम था, और उनकी किताब के मुताबिक बचपन की कुंठा और अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से ही कोई भी इसी तरह का अपराधी बन जाता है, जैसा कि चार्ल्स शोभराज नजर आ रहा है। चार्ल्स शोभराज के बारे में ये बात एकदम सही निकली, क्योंकि दुनिया के तमाम सीरियल किलर के मुकाबले चार्ल्स शोभराज न तो गुस्सैल था और न ही कभी उसने अपने हिंसक स्वभाव को जाहिर किया था। इतना ही नहीं, उसके परिवार में भी उसके माता पिता में से किसी का कोई ताल्लुक कभी भी जरायम की दुनिया से नहीं रहा है। जी हाँ, उसकी वियतनामी माँ उसके भारतीय पिता से अलग होकर रहने लगी थी, क्योंकि दोनों कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त भी आया जब वो किसी भी देश का नागरिक नहीं था। जी हाँ, चार्ल्स 1944 में वियतनाम के साइगोन में पैदा हुआ था। उस वक्त इस शहर पर जापानियों का कब्जा था, लिहाजा जंग के उस माहौल में तकलीफों के बीच पले बड़े चार्ल्स के दिलो दिमाग में इसका जबरदस्त असर हुआ था। शोभराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया, जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई। जुर्म के मनोविज्ञान पर काम करने वाले जानकारों ने ये आकलन लगाया है कि चार्ल्स शोभराज को अपने हिंदुस्तानी बाप से इस कदर नफरत थी कि उसकी बदनामी के लिए वो जुर्म की दुनिया में गहरे उतरता चला गया, और ये उसकी नफरत का ही नतीजा था कि उसने अपने चंगुल में फंसी ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों को मौत की नींद में सुला दिया। चार्ल्स ने सन 1975 में पहले मर्डर को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के लिए दोषी ठहराए जाने वाले वह अकेले नहीं थे, उनके साथ अजय चौधरी नाम का एक भारतीय भी था। मारे जाने वाली लड़की का नाम टेरेसा नोल्टन था और वह बिकनी पहने एक पूल में मृत पाई गई थी। उसने दूसरा मर्डर विताजी हाकिम नामक व्यक्ति का किया। हकीम की गर्लफ्रेंड भी बिकनी पहने पूल में मृत पाई गई थी। इन घटनाओं के पीछे चार्ल्स को जिम्मेदार ठहराया गया। चार्ल्स का मानना था कि एशिया के कानून इतने सख्त नहीं हैं और यहाँ उन्हें चुप कराने के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को पैसा दिया जा सकता है। यही मुख्य कारण है कि वह एशिया आया और यहाँ उसने ऐसे अपराध किए जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस समय के दौरान जब वह पूर्वी यूरोप में यात्रा कर रहा था, उस समय उसने अपने अपराध पोर्टफोलियो में एक नया खंड जोड़ा। जी हाँ, जिसे कॉन्फिडेंस स्कैम कहा जाता है। अब कॉन्फिडेंस स्कैम क्या है? इसमें चार्ल्स एक यात्री बनता था और अपने शिकार को खोजता था, और उसका मुख्य स्थान ग्रीस के बीचेस या अफगानिस्तान के हिप्पी ट्रेल होते थे। वह इन जगहों पर जाकर यात्रियों से बातचीत शुरू करता था, और बातचीत शुरू करने से पहले वह उन लोगों को अच्छे से परखता था कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। चार्ल्स उनके पास जाकर उसी विषय पर बात करता था ताकि वह पूरी तरह से उनसे घुल मिल सके और उनका विश्वास हासिल करे। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, चार्ल्स का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह आसानी से किसी को भी प्रभावित कर लेता था, इसलिए जेल से बाहर आना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी अपनी बीमारी का झांसा देता था तो कभी गड्ढा खोदकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता था। उसने गार्ड को नशीला पदार्थ भी दिया और भागने की कोशिश की। यहाँ से भागकर वह अपने पिता से पैसे लेकर पत्नी के साथ काबुल चला गया, जहाँ उसका एक ही मकसद था, बंदूकों की तस्करी। जी हाँ, यहाँ भी वह पूरी ताकत से अपना अपराध करने लगा और एक बार फिर पकड़ा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ल्स का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था, जिसके कारण वह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। इस बार चार्ल्स की पत्नी ने उसे छोड़ने का फैसला लिया और वह अपनी बेटी को लेकर फिर से फ्रांस चली गई।
क्योंकि शोभराज ने इतनी फर्जी पहचान बना ली थी कि अब हर जेल में उसकी एक अलग पहचान थी और उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। वह दुनिया का मोस्ट वांटेड बनने से बस अब कुछ ही कदम दूर था। अपनी पत्नी के जाने के बाद चार्ल्स को एक नया साथी मिला जिसका नाम था आंद्रे जो, उसका अपना भाई। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस्तांबुल में कई अपराध किए, जिसके बाद इन्हें एथेंस में गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, वहां चार्ल्स ने आंद्रे को चार्ल्स की तरह नाटक करने को कहा और उसने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और फिर से भाग निकला। आखिर ऐसा व्यक्ति किसी का कैसे सगा हो सकता है? आंद्रे अब 18 साल तक जेल में बंद था और चार्ल्स एक बार फिर से एक आजाद आदमी था। चार्ल्स की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, इसीलिए उस पर आज तक कई फिल्में भी बन चुकी हैं। फिलहाल चार्ल्स की उम्र 78 साल है, यानी कि 78 इयर्स, और अब वो जेल से बाहर आ रहा है। अब बाहर आने के बाद वो कोई और कारनामा करेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे क्राइम टाइम सुरभि के साथ।